फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में आज सेकंड लेक्चर होगा। कल आपको क्या क्या सिखाया गया? कल इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स बताया गया, इनर्शिया क्या होता है बताया गया, और इनर्शिया पर ही बेस्ड न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो कल सिखाया गया था। एक बार रिकॉल करते हुए फिर हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो इनर्शिया के बारे में कल आप लोगों को बहुत ही कॉमन साइंस सिखाया गया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग फोर्स लगाएंगे तो आप लोग आंसर दे रहे थे कि बॉडी मूव करने लगेगा, बट ये आंसर आज के बाद नहीं चलेगा। पहला आंसर ये होगा कि जैसे ही आप एक एक्सटर्नल फोर्स किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तो पहला आंसर ये होगा कि वो कैसा भी वो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, वो सबसे पहले आपके फोर्स को क्या करेगा? रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा, अपोज करने का कोशिश करेगा ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इसके बारे में कल लिखवाया गया, ठीक है। और कल आपको साफ साफ बताया गया था कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका? हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। किस चीज पर डिपेंड करता है? तो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करता है। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ज्यादा। और इनर्शिया कहते किसको है? तो इनर्शिया प्रॉपर्टी है हर मटेरियल ऑब्जेक्ट का, जो कि कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ठीक है। ये कल पढ़े थे। और चैप्टर का नाम फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन है। तो इसमें हम लोग न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन, नाम से ही पता चल रहा है, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो टॉपिक का नाम ही है लॉज ऑफ मोशन। अभी ऊपर से नाम सारा ऐसे न्यूटन का आप लोग सुने होंगे। अब 9th 10th और आगे अगर साइंस ऑप्ट करते हो तो फिजिक्स का, मैथ्स का जितना भी बेसिक साइंस है, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये इन्हीं का दिया हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट प्लस मैथमेटिशियन सर आइजैक न्यूटन, इन्हीं का दिया हुआ है हमारा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और बहुत ही मजे की बात है कि जो हम लोग ने पहले चैप्टर में मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी सारा ऐसे न्यूटन का ही दिया हुआ है। न्यूटन के बारे में आप लोग ऊपर से छोटे क्लास में जरूर पढ़े होंगे, बहुत डिटेल्स में सर आइजैक न्यूटन के बारे में लगातार हर चैप्टर में आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। जैसे ये चैप्टर भी इन्हीं का दिया हुआ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही है, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं। ये लॉज ऑफ मोशन किनका दिया हुआ है? न्यूटन का आपका। और इसके बाद वाला जो अगला चैप्टर है साइंस में, आप लोग ऊपर से देखे होंगे ग्रेविटेशन। वो तो आप लोग छोटे क्लास में बचपन में स्टोरी भी पढ़ कर आए होंगे। पूरा ग्रेविटी का रूल भी सारा ऐसे न्यूटन का ही दिया हुआ है। तो इससे इनके बारे में जानना समझना, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। बाकी न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कल बताया गया था, एक बार और बताया जाता है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पर ही चलना चाहेगा। क्यों? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। और अगर तुम चाहते हो कि अगर उस बॉडी का शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड, वेलोसिटी को अगर चेंज करना है तो तुमको उस पर क्या लगाना पड़ेगा? उस पर लगाना पड़ेगा फोर्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ यही कहता है कि अगर फोर्स लगा करके बॉडी के मोशन पर इफेक्ट डालना चाहते हो, इफेक्ट डालने का मतलब चलता हुआ बॉडी को रोकना चाहते हो, रुके हुए बॉडी को चलाना चाहते हो, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड को 20 मीटर पर सेकंड में करना चाहते हो, 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में करना चाहते हो, तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा तुमको? फोर्स। और वो फोर्स उस बॉडी के इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए। यही न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन को इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है। कल के क्लास में अगर आपका इनर्शिया क्लियर है तो इनर्शिया का डेफिनेशन कोई थोड़ा तोड़ मरोड़ करके लिखेंगे तो न्यूटन से आपका पहला लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रहना चाहेगा। मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है तो वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड से ही चलता रहेगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया। अगर आप चाहते हैं कि उसका मोशन चेंज हो तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो जो फोर्स है उस बॉडी के इनर्शिया से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी बॉडी मोशन में आएगा। यही न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये फिर से बताऊंगा, ठीक है। इसको लिखो, क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अ बॉडी इन रेस्ट will remain in rest and a body in motion will remain in motion
और बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन with constant velocity will remain कब तक? until and unless, इसमें क्या लगाना पड़ेगा? until and unless and net force acts होगा नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। और ये सिर्फ फोर्स लगाने से नहीं होगा, फोर्स किससे ज्यादा होना चाहिए? विच शुड बी ग्रेटर देन इट्स इनर्शिया। यही न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन का था। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। कब तक? जब तक कि तुम उस पर क्या ना लगाओ, फोर्स। और फोर्स ऐसा अनलेस नेट फोर्स, और वो अनबैलेंस होना चाहिए, है ना। अगर कल क्या पढ़ाएगा था, अगर बैलेंस फोर्स लगा दोगे तो उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो उससे तो बॉडी मोशन में आएगा ही नहीं। तो जो नेट फोर्स है वो अनबैलेंस होना चाहिए, एक्ट करना चाहिए बॉडी पे, जो कि उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी इनर्शिया से ज्यादा होगा। और यही न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन है। इसको हम लोग इनर्शियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। जिसका इनर्शिया क्लियर है उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। तो एक्टिविटी क्या है? 9.2 पेज नंबर 118। तो एक्टिविटी 9.2 पेज नंबर 118 को अगर फॉलो करोगे, उसमें क्या दिख रहा है एक बार देखो, पढ़ो। बचपन में किए भी होगा और मालूम भी होगा। ये ग्लास है, किताब में भी देखते रहना। ग्लास दिख रहा है कुणाल तुमको? और उस ग्लास के ऊपर क्या रखने के लिए बोला गया है? पेपर। पेपर के ऊपर रखा हुआ सिक्का, कभी बचपन में किए भी होंगे, है ना। और बोला गया वो जो प्लेन शीट ऑफ पेपर है उस पर फोर्स लगा दो, ऐसे इस तरह से, इसे फोर्स लगा दो। देखो किताब में किया होगा, दिखेगा, है ना, ऐसे हो ना। तो क्या होगा, वो पेपर हट जाएगा और उसके ऊपर जो सिक्का है उसके साथ क्या होगा, वो ग्लास में गिर जाएगा। ठीक है, ग्लास है, ग्लास के ऊपर प्लेन शीट ऑफ पेपर है, उसके ऊपर कॉइन है, फोर्स लगा है, उस फोर्स है वो प्लेन शीट ऑफ पेपर जो है वो आगे खिसक जाएगा, बट जो कॉइन है वो क्या हो जाएगा, वो जो कॉइन है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, अब यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी आप लोग थ्योरी से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझे, अब थोड़ा प्रैक्टिकली उसको हम लोग समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो ये ध्यान से देखना, ये ग्लास है, इसके ऊपर वो जो प्लेन शीट है वो रेस्ट में है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, सिक्का, वो भी किस में है, वो भी रेस्ट में है। तो इनर्शियल स्टेट कैसा हुआ, शीट ऑफ पेपर का भी रेस्ट में है और कॉइन का भी कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है, और इनर्शिया क्या कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इसका मतलब वो जो प्लेन शीट ऑफ पेपर है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और वो जो सिक्का है वो भी रेस्ट में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कि तुम बाहर से क्या ना लगा दो, उसमें अनबैलेंस फोर्स लगा दो, नेट फोर्स लगा दो। तो ये देखो, ये नेट फोर्स तुमने किस पे लगाया, तुमने लगाया शीट ऑफ पेपर पर। तो शीट ऑफ पेपर में पहले तो रेस्ट पे था, अब उसमें फोर्स लगाया तो वो किस में आ गया, वो मोशन में आ गया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो जो फोर्स है वो प्लेन शीट ऑफ पेपर की इनर्शिया से ज्यादा है, तो वो जो प्लेन शीट ऑफ पेपर है वो मूव कर गया, समझ आ रहा है। बट वो जो फोर्स है वो किस पे लगाया तुमने, शीट ऑफ पेपर पर, किस पे नहीं लगा, सिक्का पर। सिक्का किस स्टेट पे था, तो वो न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से रेस्ट में ही रहना चाहेगा। वो जो अनबैलेंस फोर्स है वो शीट ऑफ पेपर पे लगा तो उसमें मोशन आ गया, उस सिक्के पर वो अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा, उसके पास क्या बच गया, सिर्फ अपना इनर्शिया। उसका इनर्शिया रेस्ट पे था तो वो किस में रह जाएगा, रेस्ट में ही रह जाएगा। और वो रेस्ट में रहने की वजह से अगर नीचे से वो प्लेन शीट ऑफ पेपर ही हट गया तो वो क्या होगा, ग्रेविटी के वजह से नीचे गिर जाएगा। तो ये सीधा सीधी एग्जांपल न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है।
बॉडी रेस्ट में था, प्लेन शीट ऑफ पेपर भी और वो सिक्का भी। वो जो अनबैलेंस फोर्स लगा वो प्लेन शीट ऑफ पेपर के पास मिला तो मोशन में आ गया, सिक्का को नहीं मिला तो वो अपनी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह गया, और नीचे से बेस हट गया तो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिर गया। ये सीधा सीधी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें समझा रहा है। कुछ समझ में आया कि बाउंस कर गया? समझ में आया। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्टिविटी वाला स्कूल एग्जाम में। जनरली ये वाला नहीं, जो दूसरा तीसरा एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग बचपन से इस चीज को देखे भी, अभी मैं और मतलब वीडियो जब बनता तभी बताता। न्यूटन का सारा लॉज ऑफ मोशन सब बच्चों के बीच में फेमस इसीलिए है क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड वाले लॉज हैं। ये सब आप सिर्फ वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे कि जो यूनिट टेस्ट में लिख करके आगे बात बन गया। ये सब ऐसा टॉपिक है जो हमारे डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड, हमें रेगुलर इन सब चीजों को पढ़ना है और देखना है। पढ़ना बहुत छोटा बात है, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन हमें दिख जाता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो आप लोग सब लोग, हम आप सब लोग ट्रेन में, बस में और बाइक पे, स्कूटी पे ट्रैवल करते हैं तो उसमें हमेशा एक फैक्टर होता है जो कि आप लोग देखते ही है, सब लोग फील किया अपने लाइफ में। गाड़ी चल रहा है तो उसका इनर्शियल स्टेट क्या हुआ? मोशन का। किसका किसका? गाड़ी भी मोशन में है और तुम भी मोशन में हो, है ना? तो हम लोग दोनों किस में है? हम लोगों का इनर्शियल स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है, उसके बाद गाड़ी पापा या तुम चला रहे हो, उस पर ब्रेक लगाए। ब्रेक क्या है? ब्रेक इज एन नेट अनबैलेंस फोर्स। ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ? उस पर आप फोर्स लगा है, वो जो अनबैलेंस फोर्स है किस पे लगा? किस पर लगा? गाड़ी पर लगा। तो गाड़ी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा तो गाड़ी क्या हो गया? गाड़ी रुक गया। बट तुम भी मोशन में थे, तुमको वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं मिला तो तुम्हारे पास क्या था? सिर्फ इनर्शिया। तुम्हारा इनर्शिया मोशन का था और उस मोशन की वजह से तुम किस तरफ जा रहे थे? आगे की तरफ। तो आप लोग फील किए होंगे बाइक में, कारपेट, ट्रेन पे, जहां पर भी बैठे हो, जैसे ही गाड़ी रुकता है तो जो पीछे जो बैठा हुआ रहता है वो क्या कर जाता है? वो आगे की तरफ जर्क फॉरवर्ड हो जाता है। ये सीधा सीधी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। समझ में आ रही बात? इसमें क्या हुआ? इसमें इनर्शिया दोनों का रेस्ट वाला एग्जाम्पल था और ये जो गाड़ी वाला एग्जाम्पल आपको बताया गया इसमें दोनों मोशन वाला एग्जाम्पल था। गाड़ी भी मोशन में, तुम भी मोशन में, इनर्शिया के हिसाब से। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ब्रेक किस पर लगा? गाड़ी पर, जिसके वजह से गाड़ी क्या हो गया? रुक गया। तुमको क्या नहीं मिला? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तुम्हारे पास क्या रहेगा? सिर्फ इनर्शिया। और तुम्हारा इनर्शिया कैसा था? मोशन वाला था। तो गाड़ी तो रुक गया बट तुम आगे की तरफ जर्क फॉरवर्ड हो गए। ये सीधा सीधी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है और ये दिखता है डे टू डे लाइफ में, सबके साथ हजारों बार हो चुका लाइफ में और ये टेस्ट में भी पूछा जाएगा। समझ में आगे बात? और एग्जांपल बताओ। अभी डर्ट आप लोगों के घर में मम्मी या फिर आप लोग या फिर मेड वगैरह होगी तो साफ करते होंगे। कारपेट पर जो डर्ट जम जाता है उसको कैसे साफ किया जाता है? झाड़ू से नहीं होता। अगर आप लोग देखे होंगे तो डर्ट झाड़ू से नहीं होता, उसको कारपेट को ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है और फिर उसको ऐसे डब मारेंगे तो उसमें से जो धूल है वो निकल जाता है ना? तो उसमें भी क्या हुआ? उसमें जैसे ही ऐसे करके उठाए तो वो जो आपका कारपेट है और उस कारपेट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उन दोनों का ही इनर्शिया रेस्ट वाला है। अब जब तुम्हें ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो, ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसको मिल रहा है? कारपेट को मिल रहा है, जिसके वजह से वो जो कारपेट मूव कर रहा है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की वजह से, किसको नहीं मिल रहा है? डस्ट को नहीं मिल पा रहा है, उसका इनर्शिया रेस्ट वाला है, वो रुका हुआ है। ये वाला एग्जांपल हो गया। कारपेट मूव कर गया तो कॉइन नीचे की तरफ, कॉइन मतलब इसमें जो डस्ट है वो नीचे आगे इधर उधर जो है वो हो जाएगा। फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का उसको कारपेट मूव कर रहा है और जो धूल है उसका सेपरेट आउट हो जा रहा है। इसमें सीधा सीधी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है। कुछ आ रहा है समझ में? क्योंकि इसको जब हम लोग अभी कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग में से कुछ लोग अबव एवरेज समझ गए, हमें सब में सेम आंसर है तो सबका आंसर नहीं लिखवा जाएगा, किसी एक का आंसर लिखेंगे, बाकी सब मैनिपुलेट करके टेस्ट में आपको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोग सब लोग किए, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग वाला में 4-5 क्वेश्चन सबका सेम आंसर था। डेजर्ट कूलर इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, अर्दन पॉट पानी को ठंडा रखता है इवापोरेशन कॉज कूलिंग, कॉटन क्लोथ्स को समर सीजन में पहनते हैं इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, समर के सीजन में छत में पानी डालना जाता है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। सारा लिखवाया गया, सबका आंसर सेम है बट ट्यूशन में किसी एक ही का आंसर लिखवाया जाता है, बाकी मैनिपुलेट करके लिखना पड़ता है। उसी तरह से अभी हम लोग जितना भी एक्टिविटी कर रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सबका बेसिक आंसर यही है, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बट एक्सप्लेन करते समय सबका आंसर में थोड़ा थोड़ा अंतर है, हम लोग तो किसी एक ही का कॉपी में लिखेंगे, सबका नहीं लिखवाया जाएगा। ठीक है, इसी में एक और एग्जाम्पल आप लोग ये शायद नहीं किए होंगे बट हो सकता है किए भी हो। पेड़ वगैरह में आप लोग देखें, पेड़ में से ऊपर पत्ता झड़ाना है, चाहे उसमें से अभी आम का सीजन है, आम लगा हुआ है तो कैसे करना, नीचे से जो उसका जो
उसका बॉडी है उसको हम लोग धक्का देते हैं तो ऊपर से पत्ता हो चाहे आम हो चाहे जो भी आपका फल हो वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ऊपर तक तो हाथ पहुंचेगा नहीं, उसी को नीचे झगड़ने पर ऊपर से जो है वो फल वगैरह जो है या फिर पत्ता वगैरह गिर जाता है। इसमें भी हम लोग सीधा सीधे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। अब आप लोग बताओ कैसा है, वो जो पेड़ है उसका इनर्शिया भी रेस्ट का है और उसमें जो फल लगा हुआ है उसका इनर्शिया भी रेस्ट में है। अब तुमने जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स दिया वो किसमें दिया, वो पेड़ पे मिला तो मूव करने लगा। किसको नहीं मिला वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, फल को नहीं मिला, लेकिन उसके पास इनर्शिया था रेस्ट वाला। पेड़ मूव कर रहा है वो अपने जगह पर ही है, तो वो अपने इनर्शिया की वजह से रेस्ट में होने की वजह से धीरे धीरे अलग हो जाएगा और ग्रेविटेशन के वजह से नीचे की तरफ गिर जाएगा। ग्रेविटेशन इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पोर्शन नहीं है, बट अगर कोई पूछे नीचे क्यों गिर रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटेशन है। बाकी आंसर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। तो ये सब का सब एग्जाम्पल एक्सरसाइज डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशन न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो किसी एक का आंसर मैं लिखवाऊंगा, बाकी होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो कोई एक लिखते हैं हम लोग, तो लिखो कॉपी में। सबका सेम ही आंसर है, कोई एक लिखेंगे, बाकी आप लोग लिख कर चलाएंगे, चेक किया जाएगा, ठीक है। कोई एक का लिखते हैं हम लोग। व्हेन अ मूविंग बस इज स्टॉप्ड सडनली, मूविंग बस है, जैसे ही उसको अचानक से स्टॉप किया जाएगा क्या होगा, पैसेंजर्स क्या होगा बताओ, जैसे गाड़ी रुकेगा तो पैसेंजर्स टेंड्स टू जर्क फॉरवर्ड, जर्क का मतलब आगे की तरफ जो घटा था, पैसेंजर टेंड्स टू जर्क फॉरवर्ड, एक्सप्लेन, है ना। और देखो कि पूरा बॉडी नहीं फेंकाता है, ऊपर वाला पोर्शन फेंकाता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है तुम्हारा पैर वाला पोर्शन, वो तो बस के साथ कांटेक्ट में है। तो बस अगर रुक गया एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स से, तो तुम्हारा उस हिसाब से जो पैर जमीन के साथ मतलब बस के साथ कांटेक्ट में वो भी रुक गया। क्या नहीं रुक पाई, जो आगे वाला बॉडी का पोर्शन है, इसलिए आगे वाला झटका खाता है। इसलिए बोला जाता है पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि नीचे वाला तो खुद ही जमीन पे रखा होने को पकड़ाया हुआ है। आगे वाले को पकड़ लोगे तो आगे वाला भी नहीं जर्क फॉरवर्ड होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो उतना लिखेंगे नहीं, उतना लिखने पर तो एक पेज का आंसर हो जाएगा कि नीचे वाला कांटेक्ट में ऊपर वाला, उतना लिखा नहीं जाता साइंस का आंसर। जो बेसिक साइंस का रूल है बस वही लिख करके आंसर में छोड़ दो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, when a bus is moving bus as well as passengers are in state of motion, है ना, मोशन के स्टेट में है। अब बढ़िया साइंस के स्टूडेंट समझ रहे हैं कि पूरा पैसेंजर स्टेट ऑफ मोशन में नहीं है, मतलब खैर जब मूविंग में है तो पूरा पैसेंजर ही मूविंग है, ऐसा मान के चलो। बस मूव कर रहा है तो पूरा पैसेंजर ही मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, इसका भी नाम है, कौन है इसमें एक्सटर्नल फोर्स, ब्रेक्स, ये ब्रेक लगा, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स ब्रेक्स is applied, बस स्टॉप्स, बस तो रुकेगा, बस को मिला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तो बस तो रुक जाएगा, बट पैसेंजर्स टेंड्स टू जर्क फॉरवर्ड ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इसका आंसर है ऑफ मोशन। पैसेंजर के पास अपना इनर्शिया ऑफ मोशन है। पैसेंजर को क्या नहीं मिला, वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं मिला। बस को मिला तो बस तो रुक गया, पैसेंजर को नहीं मिला तो उसके पास वो अपना इनर्शिया रहेगा, उसकी इनर्शिया उसको आगे की तरफ जर्क फॉरवर्ड करवा दिया, ठीक है। और अगर कोई और एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो फिर बोलना कि जो जमीन जो फ्लोर के साथ पैर टच में है वो रुक जाएगा, अगर बस रुका तो वो भी रुक गया। कौन नहीं रुक पाए तो बॉडी का जो अपर वाला पोर्शन है, बट उतना लिखते नहीं, एक पेज का आंसर हो जाता है। आंसर इसका यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इनर्शिया इसका आंसर है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ब्रेक्स इसका आंसर है, इतना ही लिखना, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट में लिखेंगे, इट इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, इसका एप्लीकेशन है, इट इज
A direct application of Newton's first law of motion. It is a direct application of Newton's first law of motion. वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है ब्रेक, वो बस को मिला बट पैसेंजर के ऊपर वाले पोर्शन को नहीं मिला, इसलिए पैसेंजर के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो जर्क फॉरवर्ड कर जाएगा। और अगर नीचे वाला भी अगर फ्लोर के साथ कांटेक्ट में नहीं रखते हो तो नीचे वाला भी जर्क फॉरवर्ड हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा बाकी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्या क्या लिखेंगे इसमें, कौन कौन सा बताया था अभी? कारपेट वाला, बाइक वाला तो यही हो गया, सेम ही। देखिए एनसीईआरटी का बुक में जो लैंग्वेज है वैसा ही क्वेश्चन। ऐसे ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिख देते हैं, एक्सप्लेन, एक ही क्वेश्चन देते हैं। वाई सम ऑफ द लीव्स, पत्ता है, पत्ता के जगह एग्जाम में फ्रूट्स पूछा जा सकता है। सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड का मतलब क्या होगा? पत्ता झड़ गया। कब? जब उसको फोर्स लगा, कहां से? नीचे से पेड़ को झटका मार रहे, बट ऊपर से लीव डिटैच हो जा रहा है। कैसे? एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइग्रसली, वाइग्रसली का मतलब क्या होता है इंग्लिश मीडियम के लोग बोलो? कस के झटका देना, शेक इट्स ब्रांच, ब्रांचेस को जबरदस्ती ऐसे तेजी से ऐसे करके हिलाओगे तो ऊपर से पत्ता या फल जो है वो नीचे गिर जाएगा। कौन सा लॉ है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ऐसा ही आंसर लिख करके लाना है खुद से। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोग समझ गए। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीधा सीधी इनर्शिया पर बेस्ड है। जिनका इनर्शिया क्लियर है उनका न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्लियर है। और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये एक मैथमेटिकल टर्म नहीं है, इसमें कोई मैथमेटिक्स कोई फॉर्मूला फिलहाल क्लास 9th में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में किसी तरह का कोई फॉर्मूला वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें इनर्शिया पढ़ना पड़ा, वैसे ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग वैसे तो पढ़ेंगे कल, बट सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक वर्ड हमें समझना होगा आज, वो समझेंगे तो कल फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट टॉपिक नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया के बाद पहले एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। लगाओ, पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कल सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की जगह नहीं छोड़ोगे, वहीं ना लिखोगे, वहाँ छोड़ दो पब्लिक में। तो ये नया टर्म है मोमेंटम। तो ये सुने हो कभी? नहीं सुना? सुने हो? तो ये जो मोमेंटम है अभी फिजिक्स के हिसाब से तो इसका फॉर्मूला और क्या है नहीं है वो तो पढ़ेंगे ही, बट मोमेंटम आप लोग इंग्लिश वगैरह में बुक्स वगैरह में भी कभी कभी पढ़े होंगे। मोमेंटम तो अंग्रेजी का भी एक बढ़िया वर्ड है ना। क्रिकेट वगैरह का मैच अगर आप लोग इंग्लिश में कमेंट्री देखते हैं तो ये मोमेंटम का वर्ड क्रिकेट में, फुटबॉल में सुनाई भी देता है बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह के कमेंट्री में। बाकी फॉर्मूला क्या है नहीं है वो तो पढ़ते हैं। तो मोमेंटम क्या है उसके बारे में अभी हम लोग फिजिक्स के क्लास में हैं, तो फिजिक्स के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा हो, जैसे मैं हूँ, अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मैं हूँ और मैं अगर दौड़ रहा हूँ, तुम हो, तुम दौड़ रहे हो, बुलेट है वो मूव कर रहा है, हवा है वो ब्लो कर रहा है, ट्रेन है जो चल रहा है, एरोप्लेन है जो मूव कर रहा है ना, फुटबॉल का बॉल है वो जा रहा है, क्रिकेट का बॉल है वो जा रहा है। तो इन सब के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बताना है। जैसे अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे दौड़ने के लिए क्या क्या चीज कंपलसरी है फिजिक्स के हिसाब से सोच करके बताओ, क्या क्या चीज जरूरी होगी। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके पास क्या क्या है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। मोशन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, मोशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मोशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मोशन
मतलब क्या फिजिक्स के हिसाब से होता है, कोई बॉडी चल रहा है तो उसके पास क्या है, कोई भी बॉडी दौड़ रहा है, मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है। अरे बोलो ना, गलत ही ना होगा, बोलो तो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके पास क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड। तो इतना देर सोच करके क्या बोलते हो, इतना सोचने वाला बात नहीं। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसके पास एक जेन्युइन क्वांटिटी है, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और जो लोग पहला चैप्टर पढ़े उनको बताया गया था स्ट्रेट लाइन में स्पीड वेलोसिटी सेम होता है, वैसे दोनों में डिफरेंस है, वो जानना है तो पहला चैप्टर देखो। अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, पैन करना बंद करो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी जरूर होगा, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, मैं तुम, हवा, ट्रेन, प्लेन, इंसेक्ट, तोता, मैना, कोई भी, ठीक है। और क्या होगा, एक तो स्पीड बता दिया, और क्या होना जरूरी है? नहीं, ग्रेविटेशन कहाँ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आंसर गलत नहीं है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी लोग पढ़े ही नहीं, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ऐसे ही कॉमन चीज बताओ। अच्छा ये बताओ, मान लो मैं दौड़ते हुए तुम्हारे तरफ आ रहा और एक हाथी तुम्हारे तरफ आ रहा दौड़ते हुए, दोनों तुम्हारे बॉडी पर आकर के लगेगा, तो इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा? हाथी का। क्यों? यही बात है, हर चलते हुए बॉडी, ये दूसरा आंसर होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास दो चीज होना जरूरी है, एक अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगा, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का मास। मास ही नहीं है तो मैं नहीं, वो हाथी नहीं, वो चींटी नहीं, वो बॉल नहीं, वो फुटबॉल नहीं, वो ट्रेन नहीं, वो रेल नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? तो अगर सीधा सीधी बात देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास दो क्वांटिटी है, एक उसका मास और एक उसका वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड मतलब मास के वजह से, अभी आप खुद बोले कि इंपैक्ट हाथी पर ज्यादा आएगा, स्पीड में बोला तो सेम है। मैंने तो तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मैं भी दौड़ रहा हूँ, हाथी भी दौड़ रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, बट इंपैक्ट किसका ज्यादा पड़ेगा, तो तुमने बोला हाथी का। इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का मास के वजह से अलग कंट्रीब्यूशन हो रहा है और स्पीड के वजह से अलग कंट्रीब्यूशन है। मास और स्पीड दोनों को मिला करके जो फिजिकल क्वांटिटी बनता है उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। कुछ आई बात समझ में कि बाउंस कर गया है ना? तो मोमेंटम एक्चुअली में इंग्लिश में समझा जाए तो इंपैक्ट को बोला जाता है। इंपैक्ट, कितना तुम पर प्रभाव पड़ा, इंपैक्ट पड़ा। तो मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसका है, हर उस ऑब्जेक्ट का है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा। पहला चीज कंपलसरी, ये टर्म फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तभी आएगा जब बॉडी मूव कर रहा। और अभी यहाँ मेरे को याद आया, ये पहली बार नहीं है, केमिस्ट्री का वो है जो आपको क्वेश्चन लिखवाया गया था, आप लोग बोले नहीं नहीं अभी आप लोगों को झापड़ से मार पड़ेगा। शुरुआत में ही वो टॉपिक लिखवाया गया था कि वो क्या कहते हैं, सिजलिंग फूड का, हॉट सिजलिंग फूड का स्मेल दूर तक कैसे जाएगा, वहां पर भी ये वर्ड में लिखवाया था मोमेंटम। वहां पर भी लिखवाया गया था कि हॉट सिजलिंग फूड, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती वाला, सब भूल गए। पहला चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाया गया कि खाना जब गर्म होता है, मसालेदार भोजन, उसको जब गर्म करते तो उसका पार्टिकल्स का क्या बढ़ जाता है हवा में, उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसके वजह से उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। कॉपी में लिखवाया हूं, कोई भी बॉडी अगर मूव करे तो उसके पास मोमेंटम जरूर होता है। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इंपैक्ट है। समझ आ रहा है? मोमेंटम कंबाइंड इफेक्ट है किसका, हर वो बॉडी जो कि मोशन में है। और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसका मास का कंट्रीब्यूशन अलग है और उसका स्पीड, कितना स्पीड में चल रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन अलग है। दोनों को मिला करके जो इफेक्ट है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा पहले लिखो, जब तक हम लोग मोमेंटम नहीं समझेंगे तब तक न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ पाएंगे। तो मोमेंटम क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसको हम लोग नाप सकते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है विच मेजर्स, क्या मेजर करता है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, किसका किसका, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वर्ड लिखेंगे, अब स्पीड तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्पीड वर्ड तो सिर्फ तभी इस्तेमाल होता है जब स्केलर क्वांटिटी हो, और अब हर जगह पर स्केलर हो ऐसा कोई गारंटी नहीं, इसलिए वी विल टेक वेलोसिटी वर्ड। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन, इसमें होना चाहिए मोशन। ये वर्ड सिर्फ तभी इस्तेमाल होता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ये वर्ड तभी इस्तेमाल होता है जब बॉडी जो है वो मोशन में हो। ठीक है, इट्स कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन मोशन। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन मोशन। ठीक है,
आगे इट इज मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई कर देना है किसको किसको, मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इन मोशन। आ रहा है समझ में? कभी भी मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो हमें उसका मास भी देखना होगा और वेलोसिटी भी देखना होगा। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, बट मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा गारंटी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उसका स्पीड भी कितना है। नहीं है, कोई गारंटी नहीं। वही तो बता रहा हूं, मोमेंटम के लिए मास भी देखना पड़ेगा, वेलोसिटी भी देखना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा कि ज्यादा हुआ कि कम हुआ। ऐसे जैसे अभी एक हाथी वाला एग्जांपल आप लोग बताए थे, जिसमें मेरा क्वेश्चन था कि मैं भी दौड़ रहा हूँ, हाथी भी दौड़ रहा है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, तो आप लोग आंसर बताए हाथी का, बट ये आंसर गलत हो गया। एक्चुअली में डिपेंड करेगा कि कौन कितने स्पीड से चल रहा है। मान लो मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ और वो हाथी एकदम धीरे धीरे आ रहा है, तो उस हिसाब से मेरा ही मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। और समझे, मोमेंटम वर्ड सिर्फ मास पर नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी पे भी नहीं है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से मोमेंटम पता चलेगा। इनर्शिया ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा, बट मोमेंटम उसका ज्यादा जिसका मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा। ठीक है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आज के बाद मोमेंटम हमेशा हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे? इसको हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। आज के बाद मोमेंटम पी से डिनोट होगा। मोमेंटम को किस चीज से डिनोट करेंगे? आज के बाद हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये वेलोसिटी को मेजर कर रहा है और हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम लोग क्लियर कट लिखेंगे कि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है बॉस। मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। आ रहा समझ में? और अगर फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो मोमेंटम बराबर कैसे कैलकुलेट करोगे? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कभी भी कैलकुलेट करना हो तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम आएगा। यूनिट कितना आ जाएगा इसका? यूनिट बताओ। इट्स यूनिट या फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मास का केजी और वेलोसिटी का हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का यूनिट जो होगा वो केजी मीटर पर सेकंड होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा नहीं, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। मोमेंटम ज्यादा होने के लिए मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन ज्यादा। इसको लिखो, बातचीत कर लो। तो न्यूमेरिकल्स तो इसमें होते ही रहेगा, बिल्कुल गिवन वाला क्वेश्चन है। मास भी दिया रहेगा, वेलोसिटी भी दिया रहेगा, वो तो हम लोग बनाएंगे ही। पहले कुछ और बातें कर लेते हैं इसमें, है ना। तो इसमें आप लोग बताइए, इसमें एक फेमस एक दो क्वेश्चन है जो कि आप ही लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में, और सिर्फ एग्जाम के लिए ऐसे में भी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, टेनिस बॉल है एंड क्रिकेट बॉल है। इंटरनेशनल जिसे क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट का बॉल होता है, देखे होंगे या फील किए होंगे, मालूम होगा। मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। Whose impact, इसका इम्पैक्ट हाथ पे ज्यादा होगा। Whose impact on hands will be greater and why? बताओ, आंसर बताओ, आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है? टेनिस का बॉल है, क्रिकेट का बॉल, दोनों का स्पीड ज्यादा है, स्पीड सेम है, दोनों को पकड़ने के लिए हाथ लगा है, तो इम्पैक्ट किस पर ज्यादा लगेगा? किस क्रिकेट बॉल पर। क्यों? तो अभी आप लोग पूरा 50 मिनट का पढ़ाई उल्टा कर दिया। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा होता है, मेरे को इनर्शिया का क्वेश्चन ही नहीं है। इम्पैक्ट अभी तो बता दें, इम्पैक्ट को नापने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी बोर्ड पे लिखा हुआ है, नाम है मोमेंटम। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया का क्वेश्चन थोड़ी है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को समझो, आंसर आप लोग का सही है, बट यही चीज लिख दोगे तो 0 नंबर आएगा एग्जाम में। वेलोसिटी दोनों का सेम है, मास किसका ज्यादा है? तो उसका क्या ज्यादा हो जाएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या देगा? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो सेम है, मास जिसका ज्यादा है इस एग्जांपल में, उसका क्या ज्यादा हो जाएगा? मोमेंटम। और मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ मास लिख के छोड़ दोगे इस क्वेश्चन में तो आंसर 0 मिलेगा। समझ में आ रही बात? मास इनर्शिया, इम्पैक्ट मोमेंटम। अब मोमेंटम दो चीज पर डिपेंड करता है, मास पर भी, वेलोसिटी पर भी।
इस क्वेश्चन में वेलोसिटी सेम था, तो फिर तुम्हारी बात सही हो गई कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का इस क्वेश्चन के हिसाब से मोमेंटम ज्यादा, और जिसका मोमेंटम ज्यादा उसका इम्पैक्ट ज्यादा। आगे बात समझ में? तो लिखो, इसका आंसर खुद भी लिख सकते हो। एज मास वाली बात आपकी सही है, बट मास से इनर्शिया से मास लिख के इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो अंडर नंबर मिलेगा। एज मास ऑफ क्रिकेट बॉल is greater than tennis ball, so momentum, ये वर्ड लिखना है, इसके बगैर आंसर नहीं। of cricket ball is greater than tennis ball moving with same velocity। अरे समझ में, सिर्फ मास से नहीं काम चलेगा। इंपैक्ट वर्ड का आंसर मास पर नहीं है, इंपैक्ट वर्ड का आंसर मोमेंटम पर है। सिर्फ इनर्शिया का आंसर मास पर है। मास ज्यादा, आपका आंसर सही है, मास ज्यादा है, इसके वजह से क्या ज्यादा हो गया? मोमेंटम ज्यादा हो गया, जिसके वजह से इंपैक्ट ज्यादा हो गया। हेंस इट विल हैव मोर इंपैक्ट, इट विल have more impact। ये हो गया काम का, है ना? तो यही फिजिक्स है, इसमें छोटा छोटा आंसर है, सब कुछ सेम ही है, बट थोड़ा इधर उधर करने पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कल पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग मोमेंटम क्लियर कर आएंगे। पहले मोमेंटम क्लियर होगा तब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है।